5 मेन प्लेयर्स हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पूरे इशू में इन्वॉल्व हैं। कई सारे कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए गए जहाँ पे जूस लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया, उनके अगेंस्ट कई सारे एट्रोसियस एक्टिविटीज़ की गई। अपने देश के सारे रिसोर्सेज अमेरिका को एकदम कंसेशनल रेट पे देता रहा। हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि इजराइल और ईरान के बीच में जो अभी कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाओ। न्यूज़ एनालिसिस में इसके बारे में हमने खूब चर्चा की, 3-4 आर्टिकल हमने कवर किया है पिछले 2 वीक में, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू जो होता है इस पूरे इशू में वो मैं दिखा नहीं पा रहा था वहाँ पे। आई ऑलवेज हैड दिस प्लान कि एक अलग से वीडियो बनाया जाए इस मुद्दे पे, तो आज देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको पूरा एक आइडिया समझ आए कि क्यों इजराइल बार बार ईरान के ऊपर अटैक करता है। आखिर इसके पीछे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट या लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है क्या इजराइल का, वो समझते हैं। इस पूरे मैटर में अगर देखा जाए तो 5 मेन प्लेयर्स हैं, मेन कंट्रीज हैं। ऑफ कोर्स इजराइल और ईरान तो हैं ही, यूएस भी है और रसिया एंड चाइना। ये 5 मेजर कंट्रीज हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पूरे इशू में इन्वॉल्व है। सबसे पहले इजराइल के बारे में बात करते हैं। इजराइल एक देश बनाया गया जूस लोगों के लिए, यहूदियों के लिए 1948 में। इजराइल बनने के पीछे एक बड़ा कारण था वर्ल्ड वॉर 2 या उससे पहले जो कुछ घटनाएं हुई जर्मनी में मेनली। और क्या हुआ, आप सबने ये तो बात आप जानते ही होंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले पहले ही जर्मनी और पोलैंड वगैरह में कई सारे कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए गए जहाँ पे जूस लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया, उनके अगेंस्ट कई सारे एट्रोसियस एक्टिविटीज़ की गई। और जूस लोग जहाँ पे भी थे दुनिया में, उन लोगों का एक आप कह सकते हैं कॉन्शियसनेस सेक हो गया कि हम कहीं भी होंगे दुनिया में, चाहे कितना भी अच्छा कर रहे होंगे, हमें आउटसाइडर की तरह समझा जाएगा और हमेशा ही लोकल पॉपुलेशन को जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें ही टारगेट करेगा। क्योंकि जर्मनी जब वर्ल्ड वॉर 1 में हारा तो उसके बाद से वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, और इस इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे एक बड़ा कारण वहाँ के जूस लोगों को बताया गया और फिर उनके खिलाफ तमाम एक्सप्लॉइटेशंस एंड ऑल शुरू हुए। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी वो चलता रहा। जब हिटलर ने सुसाइड किया तो उसके बाद से, और वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म भी हुआ, तब जाकर के कंसंट्रेशन कैंप एंड ऑल वो सब बंद हुआ और जूस लोगों का एक्सप्लॉइटेशन बंद हुआ। बट जूस हैड नाउ दिस क्लैरिटी, जूस कम्युनिटी हैड दिस क्लैरिटी कि दे नीड टू हैव देयर ओन कंट्री। वो दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में रहेंगे लेकिन अपना एक देश होना चाहिए। अगर कोई कहे कि गो बैक टू योर कंट्री, सो एटलीस्ट दे शुड हैव अ प्लेस। सो ये मुद्दा खूब उठाया गया कि वी नीड टू हैव आवर ओन कंट्री। और इन जूस लोगों का अपना एंसेस्ट्रल लैंड है जहाँ पे आज के टाइम में इजराइल देश बना हुआ है, बसा हुआ है। वो एंसेस्ट्रल लैंड उन्होंने बहुत पहले, लगभग 3000 साल पहले ही छोड़ दिया था और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सेटल हो गए थे। तो एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जूस कम्युनिटी के बीच में जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसे थे कि लेट्स गो बैक टू आवर एंसेस्ट्रल लैंड एंड क्रिएट एन ओन कंट्री फॉर आवरसेल्फ। और ये मूवमेंट पिकअप हुआ। इस मूवमेंट को नाम दिया गया जायोनिज्म मूवमेंट, गो बैक टू आवर एंसेस्ट्रल लैंड। और इस जायोनिज्म मूवमेंट को खूब सपोर्ट किया अमेरिका ने। अमेरिका इसलिए सपोर्ट करता रहा है इस मूवमेंट को, उसके पीछे एक कारण बताया गया कि अमेरिका के अंदर जूस कम्युनिटी के कई सारे लोग काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में, बिग बिजनेस फैमिलीज या अलग अलग एरियाज में जूस कम्युनिटी के लोग काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में थे। तो अमेरिका के इंसिस्टेंस पे फिर एक अलग से देश बनवाया गया। ऑफ कोर्स उसके लिए यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन पास किया गया और एक अलग से देश बनवाया गया वेस्ट एशिया में, इजराइल, 1948। ये एक कारण हो सकता है कि क्यों अमेरिका ने इजराइल के बनने में इतनी सारी प्रोएक्टिव रोल प्ले की। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि अमेरिका ऑलवेज वांटेड टू हैव इट्स चेक पोस्ट इन वेस्ट एशिया। उसको पता था कि वेस्ट एशिया में जो देश हैं इनके पास ऑयल एंड नेचुरल गैस बहुत है और इन देशों के ऊपर जो भी कंट्रोल बना पाएगा वो देश आने वाले 30-40 सालों में इकोनॉमिकली काफ़ी बेनिफिशियल पोजीशन में होगा। क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर बूम कर रहा था 1940s-50s के बाद। ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो, उसको सबसे इम्पोर्टेंट क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, एंड फ्यूल रिच एरियाज हैं ये। ऑयल एंड नेचुरल गैस खूब मिलता है वेस्ट एशिया में। तो
दो कारण बताए जा सकते हैं। एक कि जूस कम्युनिटी के लोग काफी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन होल्ड करते हैं या थे, इस कारण से अमेरिका प्लेड प्रोएक्टिव रोल। दूसरा, अमेरिका ऑलवेज हैड इंटरेस्ट टू हैव इट्स ओन एलाई इन वेस्ट एशिया, क्योंकि वेस्ट एशिया में बाकी सारे देश जो हैं वो इस्लामिक हैं, और इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो अमेरिका या इस तरह के जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको अपने एनिमी की तरह देखते हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं। क्योंकि इस्लाम वेस्टर्न सोसाइटीज के जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको इस्लाम या उसके बिलीफ से एंटागोनिस्टिक मानता है, एकदम अपोजिट मानता है। इसे इस्लाम में शराब जो है वो एविल है, वर्जित है, प्रोहिबिटेड है, और वेस्टर्न सोसाइटी में ईजिली मतलब इट इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल। तो इस्लाम अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो वो एंटी इंडिया या ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा उनका कल्चर काफ़ी और मिलता जुलता, और कई सारे तो इस्लामिक, हमारे देश में भी इस्लामिक पॉपुलेशन अच्छा खासा है। तो पॉइंट ये है कि वेस्ट एशिया तो इस्लामिक कंट्रीज से बना हुआ है। अमेरिका हमेशा से चाहता था कि एक उसका चेक पोस्ट बने, क्योंकि इन देशों के पास जो ऑयल नेचुरल गैस है वो अमेरिका को कहीं ना कहीं कंसेशनल रेट पे मिले। जो भी कारण हो, अमेरिका प्लेड ए वेरी प्रोएक्टिव रोल इन क्रिएशन ऑफ दिस कंट्री इजराइल इन वेस्ट एशिया। अब सारे इस्लामिक देश, बीच में एक छोटा सा देश इजराइल जो जूस कंट्री है, वो भी ऐसे ज़मीन पे बनाया गया जहाँ ट्रेडिशनली अब कई हजार सालों से इस्लामिक लोग रह रहे थे, जिनको कहा जाता है पैलेस्टीनियंस। तो अब इजरायली जूस और पैलेस्टीनियंस के बीच में कन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ, और अमेरिका के सपोर्ट के कारण ही इजराइल एज ए कंट्री सर्वाइव्ड। अदरवाइज जितने देश हैं आसपास में वो इजराइल को कभी सर्वाइव और थ्राइव करने देते नहीं, बट अमेरिका के सपोर्ट के कारण इजराइल कंटिन्यू। अब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म, और आप सबको पता है कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ 1945 में, वर्ल्ड एंटर्ड इनटू अ न्यू फेज जिसको कहा जाता है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर मेनली एक तरफ यूएस और उसके अलाइज, दूसरे तरफ रसिया और उसके अलाइज जिसको कहा गया यूएसएसआर। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये दोनों एक साथ ही थे, बिकॉज दे वर फाइटिंग अगेंस्ट फासिस्ट कंट्रीज लाइक जर्मनी, इटली, बट दे वर आइडियोलॉजिकली अपोजिट। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, देयर वाज नो एनी रीजन फॉर देम टू बी टुगेदर। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, नेचुरली वर्ल्ड एंटर्ड इनटू नेक्स्ट फेज जिसको कहा जाएगा कोल्ड वॉर, जहां पे पूरी दुनिया जो है 2 पावर ब्लॉक में डिवाइड हो गई, यूएस ब्लॉक, यूएसएसआर ब्लॉक। और अब अमेरिका जो है वो चाह रहा था कि दुनिया के अलग अलग देशों को अपने साथ लाया जाए, सबको अपने साथ जोड़ा जाए, कि कोई यूएस के साथ, यूएसएसआर के साथ ना हो जाए। तो उसी दौरान अमेरिका ने 1953 में एक प्रोग्राम शुरू किया, एटम फॉर पीस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत अमेरिका ने प्रॉमिस किया कि दुनिया के अलग अलग देशों को वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देगा फॉर सिविलियन पर्पसेस, फॉर पीसफुल पर्पसेस। अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो वेपन बनाने के लिए भी हो सकता है, बट वो सिर्फ एक इस्तेमाल है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मेडिकल पर्पसेस में भी होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली न्यूक्लियर पावर प्लांट बना करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी होता है। तो अमेरिका ने स्टार्ट किया एटम फॉर पीस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत दुनिया के अलग अलग देशों को उसने प्रॉमिस किया कि हम आपके देश में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देंगे, और उस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का लेकिन आपको इस्तेमाल करना है ओनली फॉर पीसफुल पर्पस। और उसी दौरान अमेरिका ने ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी, ईरान के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने का काम शुरू हुआ, क्योंकि उस टाइम तक ईरान भी पूरी तरीके से प्रो अमेरिका था। ईरान के अंदर एक रूलर था शाह रेजा पहलवी, जो आप कह सकते हैं कि ही वॉज कंप्लीटली अलाइज और सबसर्विएंट टू अमेरिका, मतलब गुलामी टाइप करता था। अपने देश के सारे रिसोर्सेज अमेरिका को एकदम कंसेशनल रेट पे देता रहता था। ईरान के अंदर ऑयल नेचुरल गैस बहुत है, लेकिन वो अमेरिका को देता रह रहा था, और अमेरिका उसके बदले में शाह रेजा पहलवी को हेल्प कर रहा था टू मेंटेन हिज रेजीम। तो नेचुरल सी बात है कि ईरान को, लोकल लोगों को उतना फायदा नहीं हो रहा था उनके रिसोर्सेज का, तो शाह रेजा पहलवी रेजीम के अगेंस्ट लोगों का फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था। तो ये हुआ वेस्ट एशिया का सेटअप। आई होप आपको समझ आ रहा है। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ सऊदी अरबिया, इनके बीच में तो हॉस्टिलिटी चलती हैं, क्योंकि वो सिया सुन्नी वाला कन्फ्लिक्ट है। ये तो हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी बार बार देखा है। एक तीसरा छोटा सा देश आ गया इजराइल, और अमेरिका ने इजराइल को बनवाया है, ईरान के साथ भी उसके अच्छे संबंध हैं, शाह रेजा पहलवी रेजिम को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन लोकल लोग जो हैं वो शाह रेजा पहलवी से एकदम नाराज हैं, और उनको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो सरकार है
ये हमारे लिए नहीं काम कर रही, अमेरिका के लिए काम कर रही। तो एक वहां पे 1965 में एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन बना ईरान के अंदर, मुजाहिदीन खलाक। वो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ये ग्रुप बनाया। ये मुजाहिदीन खलाक जो है, इट वाज अगेंस्ट शाह रेजा पहलवी। दे वांटेड टू डिथ्रोन, रिमूव शाह रेजा पहलवी। और तब से ये एक मूवमेंट शुरू हुआ कि इनको हटाना है, हटाना है। मुजाहिदीन खलाक एक यूनिक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वो इस्लामिक भी है लेकिन उसके अंदर सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट टेंडेंसीज भी देखने को मिलते हैं। ऐसा आपको भारत में भी देखने को मिलेगा, जैसे केरला के अंदर या वेस्ट बंगाल के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी हैं, दे हैव कम्युनिस्ट इंक्लिनेशन एज वेल। सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर भी कई सालों तक कम्युनिस्ट सरकार रही, केरला के अंदर भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। तो वो वैसा ही कुछ आइडियोलॉजी वहां देखने को मिला मुजाहिदीन खलाक। और 1965 से वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि शाह रेजा पहलवी को हटाया जाए। अल्टीमेटली दे बिकेम सक्सेसफुल इन 1979। एक रिवॉल्यूशन लाया गया, ईरानियन रिवॉल्यूशन। शाह रेजा पहलवी वाज रिमूव्ड, डिथ्रोन्ड। लेकिन जिस तरीके का वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन चाहते थे ये खलाक वाले, मुजाहिदीन खलाक वाले, वैसा एडमिनिस्ट्रेशन आ नहीं पाया। वहां पे एक थियोक्रेटिक स्टेट बना, क्योंकि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। डोंट थिंक कि सिर्फ मुजाहिदीन खलाक के कारण शाह रेजा पहलवी हटा, और भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस केम एंड दे कलेक्टिवली फॉट टू रिमूव शाह रेजा पहलवी। एंड नाउ शाह रेजा पहलवी वाज रिमूव्ड 1979 इरानियन रिवॉल्यूशन। तो अगर शाह रेजा पहलवी हटेगा तो नेचुरली अमेरिका को तो नाराजगी होगी ही। और फिर यहाँ पे एक लोकल जितने भी प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, उनमें से जो सबसे डोमिनेंट था उसने सरकार बनाई। एक नया तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम लाया गया, बनाया गया रिपब्लिक ऑफ ईरान। बट उसको साथ ही साथ एक थियोक्रेटिक स्टेट बनाया गया। थोड़ा इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट, इनकंसिस्टेंट पॉलिटिकल सिस्टम है। रिपब्लिक ऑफ ईरान मतलब हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल। एट द सेम टाइम थियोक्रेटिक स्टेट मतलब हेड ऑफ द स्टेट विल बी रिलीजियस पर्सन। ये दोनों चीजें एक साथ थोड़ा कठिन है, बट ईरान के अंदर यही पॉलिटिकल सिस्टम है। they call themselves theocratic state, मतलब they have a supreme religious leader. At the same time they call themselves republic, and that is why they have a president. But the supreme religious leader is even above their president. तो अगर आप मुझसे पूछें कि सर ईरान एक थियोक्रेटिक देश है कि रिपब्लिक देश है, वैसे तो कहता वो दोनों को खुद, दोनों ही है खुद को, बट मैं कहूंगा कि वो एसेंशियली एक थियोक्रेटिक है। मतलब द रिलीजियस लीडर हैज द मोस्ट डोमिनेंट पोजीशन देयर, खोमेनी। ठीक है, अब नेचुरली अमेरिका नाराज होगा, और अमेरिका के रिलेशंस ईरान के साथ पूरी तरह से खराब हो गए 1979 में। लेकिन अमेरिका तो नाराज है ही इस नए रिजीम के साथ, खोमेनी रिजीम के साथ, सुप्रीम रिलीजियस लीडर। ये जो मुजाहिदीन खलाक वाले हैं ये भी नाराज हैं, क्योंकि ये कम्युनिस्ट है ना। एंड कम्युनिस्ट व्हाट, मार्क्स का कोट याद है आपको, रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस। दे सी रिलीजन एज एन इंस्ट्रूमेंट टू एक्सप्लॉइट पीपल, so they don't believe in much religious rituals and practices, so they don't like this theocratic structure in their country. उनको लगता है कि हमने खून पसीना बहाया, मेहनत की नई सरकार बनाने में, अमेरिका के इन्फ्लुएंस को हटाने में, और अब देखो यहाँ पे एक अलग थियोक्रेटिक स्टेट आ गया। तो तब से ये जो खलाक वाले लोग हैं, मुजाहिदीन खलाक वाले लोग, अब ये रेबेल करने लगे, इंसर्जेंसी करने लगे अगेंस्ट द अयतोल्ला खोमेनी रेजिम, द सुप्रीम लीडर जो आया, जो नया पॉलिटिकल सिस्टम आया। अब वो सुप्रीम लीडर के बाद दूसरा लीडर आया, क्योंकि उनकी डेथ हो गई, खोमेनी। नाम दोनों काफी सिमिलर है, बट खोमेनी एंड खोमेनी, ठीक है ना। तो नाउ नेक्स्ट लीडर इज अयतोल्ला खोमेनी, ठीक है। उनकी डेथ हो गई, फिर अगले आए, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम वही है, थियोक्रेटिक, हेड ऑफ द स्टेट। और ये खलाक वाले प्रोटेस्ट करते रहते हैं, आर्म्ड रिवॉल्यूशन करते रहते हैं। अभी खलाक वालों का नेचर अगर ईरान में आपको समझना है, तो आप जैसे भारत के अंदर माओवादी हैं वैसे समझिए, माओइस्ट। ये भी तो अपने आप को कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट कहते हैं, लेकिन भारत के अंदर हमारी सरकार के खिलाफ आर्म्ड रेबेल करते रहते हैं। ऐसा ही काम इनका है वहां पे, ईरान की सरकार के खिलाफ ही आर्म्ड रेबेल करते रहते हैं, क्योंकि दे आर नॉट हैप्पी विद द रेजिम चेंज इन 1979। दे वांटेड टू ब्रिंग अ सोशलिस्ट रेजिम, बट अ थियोक्रेटिक रेजिम के। अब जरा देखिए, अमेरिका तो 1979 से ही नाराज है ईरान से,
इजराइल की मदद से बार बार ईरान के अंदर वो रेजीम चेंज करना चाहता है, क्योंकि ईरान के अंदर रेजीम चेंज होगा तो वेस्ट एशिया में अमेरिका के लिए अपना इन्फ्लुएंस बना पाना काफी आसान हो जाएगा। इसमें एक फैक्टर आपको समझनी है कि आज के टाइम में क्रूड ऑयल माइट नॉट बी दैट सिग्निफिकेंट। पेट्रोल डीजल जिससे बनता है कच्चा तेल, वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बट नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड एज फ्यूल ऑफ फ्यूचर। इट इज क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल, एंड इससे इसकी कई सारे वर्सेटाइल यूटिलाइजेशन भी है एज कंपेयर टू क्रूड ऑयल। तो नेचुरल गैस जो है उसको कहा जा रहा है फ्यूचर का फ्यूल। और नेचुरल गैस में ईरान दुनिया का सबसे बड़ा देश है और पहले नंबर पे है रसिया। अब ये एक यूनिक सा एक्सिस बन रहा है कि भविष्य का जो फ्यूल है वो रसिया के पास है और दूसरे नंबर पे ईरान के पास है। नेचुरली अमेरिका विल नॉट लाइक इट। अमेरिका वांट्स टू हैव इट्स डोमिनेशन, एंड अमेरिका जो है देयर रेजिम यू मे से आर विजनरी ऑल्सो, नॉट ह्यूमैनिटेरियन बट विजनरी। वो हमेशा पूरे दुनिया भर में भी डिस्प्यूट करा करके अपना इंटरेस्ट पूरा करते रहना चाहते हैं। अब आप सोचिए, जैसा मैंने आपको बताया था एटम फॉर पीस प्रोग्राम के अंतर्गत इन्होंने उसके यहाँ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी, उसने उसके बेसिस पे ईरान ने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना दिए फोर्डो में एंड ऑल। और अब अमेरिका बार बार बहाने ढूंढता ईरान के ऊपर अटैक करने के, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने के, ताकि ईरान के अंदर की रेजीम हट जाए और खलाक वाले जो लोग हैं वो पावर में आ जाए। तो एक तरीके से जैसे चाइना के ऊपर बोला जाता है ना कि चाइना हमारे देश में माओवादियों को सपोर्ट करता है हमारे रेजीम को कमजोर करने के लिए, वैसे ही अमेरिका और इजराइल वहाँ के मुजाहिदीन खला को सपोर्ट करते हैं वहाँ के थियोक्रेटिक रेजीम को हटाने के लिए। और एक बहाना अमेरिका जो बार बार लेता रहता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है और इस कारण से ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने चाहिए। बट सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने वाला देश भी यही है 1953 में, जैसा मैंने आपको बताया। अब उसी का बहाना लेता रहता है कि देखो मुझे लगता है ये न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। ईरान कहता है ऐसा हम कुछ नहीं कह रहे, उसके 3-4 न्यूक्लियर साइट्स हैं, इस्फहान, फोर्डो एंड ऑल, वहां पे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है बेसिकली। लेकिन अमेरिका कहता है कि नहीं वहां पे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं। और ये एलिगेशन लगा लगा करके अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दी ईरान के ऊपर बहुत सारे 2012 में। उसके बाद फिर इकोनॉमिक सैंक्शंस थोड़े से हटाए गए। 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुआ जिसको ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहते हैं, हमने डिस्कस किया उसके बारे में। पॉइंट बस ये है कि जिस देश ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी अब वही बार बार न्यूक्लियर वेपन बनाने का आरोप लगा करके वहां की रेजीम को हटाने की कोशिश कर रहा है। ये वही बात है जो अमेरिका ने इराक के अंदर किया था 2003 में, जब उन्होंने इराक में सद्दाम हुसैन के ऊपर एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया, अगर तुम केमिकल बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है इसको हटाना जरूरी है, और सद्दाम हुसैन को पकड़ के ले गए, मिला क्या? कुछ नहीं। दिस आई डिस्कस्ड इन द न्यूज़पेपर एनालिसिस फ्यू डेज अगो, तो आई होप यू विल बी एबल टू रिकॉल इट। अब यही काम ईरान के साथ कर रहे हैं, लेकिन इनका लक्ष्य ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना नहीं है, इनका लक्ष्य है ईरान और रसिया की एक्सिस बनने से रोकना, जो दो कंट्रीज फ्यूचर ऑफ द फ्यूल को सबसे ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। दे हैव लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। अब इसमें अमेरिका का काम कर रहा है इजराइल, जिस काम के लिए उसको बनाया गया था कि भाई तुम इसको परेशान करते रहना। इसके ऊपर अमेरिका क्या कहता है, मैं इसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाऊंगा फॉर्मल तरीके से कि न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी होते हुए भी इसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाओ। और तुम तो वैसे भी, इजराइल इज नोन एज रेकलेस पावर, इट कीप्स ऑन मतलब ब्रीचिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स। तो विद अभी इजराइल बार बार ईरान के ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है। अब आते हैं बिल्कुल करंट सिचुएशन पे। लगभग 2 वीक पहले इजराइल ने अटैक किए ऑन न्यूक्लियर साइट्स ऑफ ईरान। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राइजिंग लाइन, और आर्ग्यूमेंट यही दिया गया कि ईरान जो है ऐसा देश है जो हमारे इजराइल के अंदर टेररिज्म फैला रहा है, हमास की मदद कर रहा है, इसलिए हमने ईरान के ऊपर अटैक किया। और कारण, लेकिन आप समझिए इसके पीछे अमेरिका है, इनकी स्ट्रैटेजी है
कि ईरान के अंदर जो रेजीम है, खोमेनी रेजीम, इसको हटाओ और ईरान को अपने साथ मिलाओ, क्योंकि ईरान और रसिया की एक्सिस बन गई तो भविष्य में दे विल बी द डोमिनेंट प्लेयर। अब इजराइल ने अटैक किया और कुछ ही दिनों बाद फिर अमेरिका ने भी अटैक किया ईरान के ऊपर। इजराइल कह रहा है कि ये टेररिज्म फैला रहा है, अमेरिका कह रहा है कि तुम न्यूक्लियर वेपन बना रहा है इसलिए हमने अटैक किया। अमेरिका ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अब हुआ क्या कि अगर ये गेम प्लान यूएस और इजराइल बना सकते हैं तो रसिया और चाइना भी तो समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि अगर ईरान के अंदर ये जो सरकार है ये हट गई तो फिर अमेरिका विल बिकम डोमिनेंट। इट इज स्टिल डोमिनेंट बट उसके डोमिनेंस को चैलेंज करना कठिन होगा। सो नाउ एकदम फुल सपोर्ट में आ गए चाइना एंड रसिया। अपने आर्म्स, एम्युनिशंस, वेपन सब उन्होंने मोबिलाइज करना शुरू किया इन सपोर्ट ऑफ ईरान। और अमेरिका घबरा गया। अमेरिका अभी जिस दिन ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया था अमेरिका ने, उसके अगले दिन सुबह में उनके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वो भाषण भी दिया था कि खोमेनी के तो हम जरूर मारेंगे, लेकिन अभी सही वक्त नहीं, ऐसा कुछ बोला था। दिस इज नॉट द टाइम बट वी विल किल खोमेनी। मतलब वो जब डायलॉग मैंने पढ़ा तो मुझे राजकुमार साहब का डायलॉग याद आया। एक पुरानी फिल्म का डायलॉग है कि तुम्हें हम जरूर मारेंगे बट वो वक्त भी हमारा होगा, बंदूक भी हमारी। वो तो लंबे लंबे डायलॉग मार रहे थे। लेकिन जब ईरान के सपोर्ट में आ गया रसिया और चाइना तो 2 दिन बाद ही ये लगे पीस की बात करने। अरे वी बिलीव इन पीस। और फिर जो सबसे अब्यूज्ड वर्ड है आज के, सीज फायर। इंडिया पाकिस्तान के जो सीज फायर। अब अमेरिका ने कहा हम सीज फायर करवा देते हैं। अरे तुमने तो अटैक किया था 4 दिन पहले, अब तुम कह रहे हो सीज फायर। और अमेरिका ने सीज फायर करा के बोला कि अभी कोई वॉर नहीं होगी, वी विल टॉक विथ ईरान। पॉइंट इज कि अमेरिका इज ड्रैगिंग इट्स फीट। व्हाई? बिकॉज नाउ ईरान इज गेटिंग फुल फ्लेजेड अनइक्विवोकल सपोर्ट फ्रॉम 2 अदर रीजनल पावर्स, रसिया एंड चाइना। और इसके पीछे एक बड़ा कारण है नेचुरल गैस। ये सारी बातें मुझे लगता है आपको एस्से राइटिंग में भी अगर कहीं लिखने का आईआर रिलेटेड एस्से आ गया तो लिखना चाहिए, या जीएस में भी पेपर 2 में आपको ये बात बतानी चाहिए कि द बिगर पिक्चर इज दिस। इट्स अ स्ट्रैटेजिक गेम गोइंग ऑन बिटवीन दीज 5 प्लेयर जिनके बारे में मैंने बोला। और भारत, आपको पता है, लुक, एवरी कंट्री वर्क्स फॉर इट्स नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट इज प्राइम इंपॉर्टेंस। तो भारत को भी तो अपना नेशनल इंटरेस्ट बचाए रखना है। अब हम लोग ठीक है, वी बिलीव इन विश्व बंधु अप्रोच, मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी, बट राइट नाउ वी ऑल्सो हैव टू थिंक कि हमें करना क्या है, एंड वी हैव टू बैलेंस आवर पोजीशन बिटवीन दिस 5 पावर्स। और यही कारण है कि भारत अभी एकदम चुप है, बिकॉज व्हेन यू आर नॉट वेरी सर्टेन इट्स बेटर टू कीप क्वाइट। जैसे ड्राइविंग में कहते हैं ना, आपको सर्टेनिटी नहीं है तो ब्रेक लगा दो। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी यही करना चाहिए। एंड इंडिया इज मेंटेनिंग दैट स्ट्रेटेजिक साइलेंस विच इज राइट अप्रोच एज पर माई अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ। बट आने वाले टाइम में फिर क्या होगा आप देखो। इजराइल जो है वो अपनी हरकतों से बाज आएगा नहीं, वो ईरान के ऊपर अटैक करता रहेगा और वो कोशिश करते रहेंगे कि खोमेनी रिजीम को हटाया जाए। वो ये अब एलिगेशन लेकर के चल रहे हैं कि खोमेनी जो है वो पागल हो गया है, बहुत बूढ़ा हो गया है, उसके पास अब सोचने समझने की ताकत नहीं। सो दे आर ट्राइंग टू डीलेजिटिमाइज खोमेनी रिजीम। तो आने वाले टाइम में और भी कुछ डेवलपमेंट्स होंगे इस फील्ड में। आई होप आपको आज बिगर पिक्चर समझ आया। ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर वेपन बना रहा ईरान वो कारण नहीं है। ये एक स्ट्रॉन्ग एक्सिस बन रहा है ईरान का, रसिया का और चाइना का, जिसको चैलेंज करना चाह रहा है यूएस डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली थ्रू इजराइल। उसमें भारत को अपने आप को कैसे पोजीशन करना है वो ऑफ कोर्स आने वाले टाइम में तो भारत की पॉलिसी से हमें समझ आएगा ही, न्यूज़ एनालिसिस में और इसके आगे देखते रहेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। इस तरह के और भी कुछ वीडियोस मैं लाऊंगा जिससे हमारी डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी इस तरह के मामलों पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।